नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया साइंस चैनल के इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है कोरोना को हराना है। कोरोना वायरस अभी हमारे बीच से गया नहीं है, लेकिन वायरस से होने वाली एक और बीमारी मंकी पॉक्स का खतरा मंडराने लगा है। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर आपको कोविड गाइडलाइंस का पालन करने की आदत है तो आप कोरोना के साथ साथ मंकी पॉक्स के खतरे से भी बचे रह सकते हैं। कैसे, इस पर ज़्यादा जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में प्रोफेसर और कम्युनिटी मेडिसिन विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर जुगल किशोर। डॉक्टर साहब, इंडिया साइंस चैनल पर आपका बहुत स्वागत। नमस्कार। जी डॉक्टर साहब, कोरोना की तरह ही मंकी पॉक्स भी वायरस से होने वाली बीमारी है। क्या इन दोनों बीमारियों के लक्षणों में भी कोई समानता है? कुछ हद तक हम कहेंगे जो पहले साइन सिम्टम्स होते हैं, जैसे बुखार हो गया या आपको खांसी है, ये सिम्टम्स ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, कमजोरी सा लगना। लेकिन उसके बाद में जो इसका करेक्टरिस्टिक है इस मंकी पॉक्स का, वो है आपके रैश। बॉडी के ऊपर जो रैश आते हैं वो एक इम्पॉर्टेंट है। साथ में लिम्फ नोड्स आपके बड़े हो जाते हैं। तो अगर हम फीवर को लेके चलेंगे तो डेफिनेटली फीवर के बहुत सारे कारण होते हैं, उसमें से मंकी पॉक्स या फिर आपका कोविड, ये दोनों ही शेयर करते हैं ये सिम्टम। जी सर, क्या सर्दी जुकाम या उस तरह की कोई सिम्टम्स भी होते हैं इसमें? बिल्कुल हो सकता है, अगर वो लंग को इन्वॉल्व करे या जिस केस में जहाँ पर हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्वॉल्व हो जाता है मंकी पॉक्स में, उसमें खांसी जुकाम और सांस में तकलीफ होना, नमोनिया जो एंड में नमोनिया होता है या डेथ होती है, वो इसमें भी पॉसिबिलिटी है। जी डॉक्टर साहब, ये जो बीमारी है मंकी पॉक्स, ये फैलती कैसे है? एक्चुअली मंकी पॉक्स, नाम इसका मंकी पॉक्स पड़ा, लेकिन ये वायरल डिजीज है। पहले हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर एक स्मॉल पॉक्स था, वो बहुत कॉमन कॉज ऑफ डेथ था, साथ में डिसफिगरिंग बहुत होती थी। तो उस वक्त में भी यही था कि एक दूसरे से संपर्क में आने से इन्फेक्शन फैलता है इसका। असली में इसका जो रूट ऑफ ट्रांसमिशन है वो आपका, क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू ये आपके अंदर जा सकता है, ब्लड के थ्रू जा सकता है, या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू आपकी आईज में या नोज के अंदर या मुंह के अंदर, अगर आपने उसको कंटामिनेटेड चीज़ को लगाया है या उसका किसी वाइल्ड एनिमल का मांस खाया है, तब वो सीधा चला जाता है। तो इसके सीक्रेशन जो होता है, जो हमारे रैशेस हैं उसके अंदर वेसिक्यूल्स बनते हैं, उसमें सीक्रेशंस होते हैं, तो वो फुल ऑफ वायरसेस होता है। तो कहना चाहिए इसमें जो इन्फेक्टिविटी के रूट्स हैं वो कई सारे हैं, नॉट ओनली जस्ट कॉन्टैक्ट बट ऑल्सो सेक्सुअल रूट एंड आपका फूड के थ्रू कई तरीके हैं जिससे आपको इन्फेक्शन फैल सकता है। जी सर, क्या मंकी पॉक्स की जो बीमारी है ये भी कोरोना की तरह ही संक्रामक होती है, यानी बहुत तेजी से फैल सकती है? यस, क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन है। अगर हमारे बॉडी के अंदर कोई एंटीबॉडीज या कोई इम्यूनिटी इसके अगेंस्ट में नहीं है तो ये तेज़ी से उस एरिया में फैलता है। तो इसमें और आते हैं, जैसे चिकन पॉक्स है, मीजल्स हैं, ये सारे वायरसेस हैं जो एपिडेमिक करते हैं। पैंडमिक रही जब स्मॉल पॉक्स होती थी, तब पूरे वर्ल्ड के अंदर कई कई जगह पर एपिडेमिक होती थी और फिर पैंडमिक होती थी, उससे डेथ्स बहुत होती थी। तो ये उसी कैटेगरी का वायरस है जो ज़्यादातर पाया गया कि ये एपिडेमिक में कन्वर्ट हो सकता है। एपिडेमिक लोकल होता है, लेकिन आज की तारीख में हमारा ट्रांसपोर्टेशन इतना फास्ट है कि एक पेशेंट अगर वो अफ्रीका के अंदर है तो कुछ ही घंटों में वो यूरोप में पहुंच जाएगा, और यूरोप के थ्रू वो इंडिया या अमेरिका में चला जाएगा। तो विद इन ए कहना चाहिए 1 डे द पेशेंट कैन रीच टू वन प्लेस टू अनदर। सो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होने के कारण इसका जो पोटेंशियल टू एपिडेमिक एंड लीडिंग टू पेंडेमिक इज क्वाइट हाई। जी डॉक्टर साहब, ये जो कोरोना का वायरस था ये एयर के थ्रू भी फैलता था, तो क्या इसका भी वायरस इस तरह से फैल सकता है एयर के थ्रू, या फिर डायरेक्टली अगर कोई सामने है या किसी इन्फेक्टेड चीज़ को हाथ लगा रहे हैं तो ही फैलता है?
एक्चुअली अभी तक हमारे पास में ऐसे कोई एविडेंस नहीं कि ये एयर से ट्रैवल करे। लेकिन क्योंकि वायरस बड़ा है, जैसे कि हमारा कोविड वायरस था, वो भी एक बड़ा वायरस था। हम्म। ज़्यादातर वो ड्रॉपलेट से फैलता है। हम्म। तो ये भी ड्रॉपलेट से फैलता है, क्योंकि आपके जो म्यूकस सिक्रीशंस हैं, या आपके जो बात करने या बोलने से जो आपकी राल निकलती है, हम्म। मुँह से जो कण निकलते हैं, वो जी। 1 मीटर तक चले जा सकते हैं। तो उसके बीच में अगर कोई भी व्यक्ति आएगा तो वो ट्रांसमिट होता है, सीधा आपके फेस पर या आपके शरीर पर लगेगा, जिससे इन्फेक्शन होगा। एयर का अभी तक ऐसा नहीं है, उसमें भी बहुत कम चांसेस थे कि एयर के थ्रू जो इनिशियल पार्टिकल्स, छोटे पार्टिकल होते हैं जो एयर में फ्लो कर सकते हैं कुछ मिनट तक या कुछ घंटों तक, वो इसके अंदर इतना एविडेंस हमारे पास में नहीं है। हम्म। लेकिन डेफिनेटली ड्रॉपलेट से जरूर फैलता है। जी। डॉक्टर साहब, ये मंकी पॉक्स में वायरस का संक्रमण होने के कितने वक्त के बाद लक्षण दिखाई पड़ने लगते हैं? एक्चुअली इसका अभी तक जो हमारे को इंक्यूबेशन पीरियड मिला है, वो 5 दिन से 21 दिन का ड्यूरेशन है। हम्म। कि आपका किसी व्यक्ति से संपर्क हुआ जो इन्फेक्टेड है, तो उसके 5 दिन बाद आपको साइन सिम्टम आना शुरू होंगे। तो 5 दिन ऐसे लगते हैं जो मिनिमम है, जो आपके अंदर वायरसेस की ग्रोथ बढ़ाते हैं और फिर साइन सिम्टम आते हैं। या फिर आपको 10 दिन भी हो सकते हैं, 15 दिन, और मैक्सिमम 21 दिन का माना गया है। तो ये ड्यूरेशन है जब आप किसी के संपर्क में आने के बाद में आपको उस तरह के साइन सिम्टम आएँगे। जी। डॉक्टर साहब, इसका इलाज क्या है और कितने वक्त में जो पीड़ित व्यक्ति है वो इससे ठीक हो सकता है? इसका इलाज एक्चुअली प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। हम्म। तो हम इसका प्रिवेंट कर सकते हैं, जैसे हम बता रहे थे, जैसा आप स्टार्टिंग में बोल रहे थे कि कोविड के जितने भी प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, क्योंकि वो एक से दूसरे के संपर्क में आने से लगता है, तो आप कोई भी इन्फेक्टेड व्यक्ति है या जो जिसको साइन सिम्टम है, आपको पता है कि इसके घर में छोटी माता, बड़ी माता, इस तरह की कोई रैशेस हुए हैं, तो उनसे दूरी बना के रखना। अगर आप किसी से भी, आज के वक़्त में ये है कि हमारा भी कोरोना गया तो नहीं है, तो इसलिए आपको कम से कम 1 मीटर का फासला रखना चाहिए, मास्क को पहन के रखना चाहिए, हाथ बार-बार धोने चाहिए, तो आपका प्रिवेंशन कम होगा। रही बात जब आपको साइन सिम्पटम शुरू हो गए हैं, तो ये देखा गया कि 99% या कहना चाहिए पॉसिबिलिटी है कि 97% टू 95% चांसेस हैं कि वो ठीक हो जाएगा। उसको जो बीमारी हुई है उसको ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनमें इम्यून सिस्टम खराब है, या सेकेंडरी इन्फेक्शन है, या बीमारियां हैं, या आपको पहले कभी वैक्सीन नहीं लगी, उसके बारे में हम और डिस्कस कर सकते हैं। तो उन लोगों के अंदर चांसेस होते हैं कि वो सीरियस हो जाए। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर निमोनिया हुआ या वो ब्रेन के अंदर गया, तो उसको इंसेफ्लाइटिस हुआ, तो इस केसेस में डेथ होने के चांसेस हैं। तो जब भी आपको इस वक्त में इन्फेक्शन लगा है और वो आपको साइन सिम्टम दे रहा है, जैसे मैंने आपको बताया फीवर है या रैश में है, तो आपको टेस्ट कराना है। अगर आपको पता लगता है मंकी पॉक्स है, तो हमारे पास में फॉर्चुनेटली आज एंटीवायरल ड्रग्स हैं। लेकिन ज़्यादातर जो एक सिंपल रूटीन हमारे को मेडिसिन देनी होती है, वो हम उसको देते हैं, जिससे कि सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो, उसका डिहाइड्रेशन ना हो, उसको फीवर कम रहे, वो अच्छा फील करे, उस तरह की सारी सुविधाएं हैं। तो हम इसको अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि उसको अगर इन्फेक्शन हुआ है, तो वो जो भी उसके संपर्क में आएगा, काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि वो दूसरे को फैला दे। जी। तो सर, अगर किसी को मंकी पॉक्स के जो लक्षण हैं वो दिखें अगर, तो उसको क्या करना चाहिए सबसे पहले? एक्चुअली जिसको भी ऐसे लक्षण लगते हैं, अभी तो हमारे देश में ये आया नहीं है, लेकिन जो लोग बाहर से आ रहे हैं, आज 12-13 कंट्री हैं जहाँ पर ये इन्फेक्शन पाया गया है अभी। इसीलिए खतरा बना हुआ है कि वहाँ के लोग अगर हमारे देश में आते हैं, या जो लोग हमारे वहाँ पर घूमने गए हैं, या फिर वो वहीं हमारे निवासी हैं लेकिन वहाँ पर काम करते हैं, तो अगर वो वापस आते हैं और उनको फीवर होता है या रैश होता है, इमीडिएटली उसको रिपोर्ट करने की ज़रूरत है। सबसे इम्पोर्टेंट है रिपोर्ट करना, क्योंकि उसको इमीडिएटली हम जो एपिडेमियोलॉजिकल लिंक करना होता है कि ये ऐसे एरिया से आया है जहाँ पर इन्फेक्शन था,
या फिर वो ऐसे पर्सन के कांटेक्ट में है जिसको इन्फेक्शन था, तो हमारे बहुत अच्छे चांसेस होते हैं कि हम उसको डायग्नोस ठीक से कर पाए। अदरवाइज तो रैश होने के भी बहुत सारे कारण हैं और फीवर होने के भी बहुत सारे कारण हैं। तो जो टेस्ट इसमें देखा गया है कि वो एक्चुअली ब्लड से भी कर सकते हैं, सीक्रेशन से कर सकते हैं, या जो हमारे रैशेस हैं उसको उसको हम काट के और उसका जो सीक्रेशंस निकलते हैं उसको भी हम सैंपल करके और उससे पीसीआर का टेस्ट करते हैं। आपने बहुत नाम सुना होगा आरटी-पीसीआर, जो काफी फेमस है कोविड के टाइम में। तो आरटी-पीसीआर इज अ रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कि छोटा पार्टिकल भी वायरस का, उसको हम मल्टीपल टाइम्स बड़ा करते हैं पता लगाने के लिए कि किस तरह का वायरस है। तो इस केस के अंदर भी हम उसका जो मंकी पॉक्स का वायरस अगर किसी भी हालत में है तो उसको एम्पलीफाई करके देख सकते हैं। तो ये टेस्ट अवेलेबल हैं जो कि आपके सीक्रेशंस, जैसे मुंह के अंदर अगर हम जैसे सैंपल लेते हैं कोविड में, उसी तरह से इसका लेना पड़ेगा। या फिर अगर उसको रैश निकल गए हैं तो रैश से सैंपल लेना होगा। और अगर उसको ये दोनों खत्म हो गए और फिर भी देखना चाहते हैं तो रैश होने के बाद में उस जगह पर जहां पर लीजन हुआ था वो सूख के क्रस्ट बन जाता है। तो जब क्रस्ट बन जाता है तो डेफिनेटली पता चल गया कि अब इन्फेक्शन खत्म हो गया। उस वक्त में कोई फायदा नहीं, उस वक्त में हम एंटीबॉडीज टेस्ट कर सकते हैं कि इसके विरुद्ध एंटीबॉडीज हमारे शरीर में बने या नहीं। ये पता करने के लिए कि ये पहले इन्फेक्शन था या नहीं था, तो हम ब्लड सैंपल लेते हैं और उसका भी टेस्ट कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, इसके अलावा जो चिकन पॉक्स बीमारी है वो भी अभी भी होती है लोगों को हमारे देश में, तो ये चिकन पॉक्स से मंकी पॉक्स किस तरह से अलग है और क्या ये चिकन पॉक्स से ज़्यादा खतरनाक है? ये चिकन पॉक्स से ऑलमोस्ट बराबर है, लेकिन चिकन पॉक्स में डेथ्स कम होती हैं और रिजॉल्व अपने आप होता है उसी पर। अच्छी बात उसमें यह है चिकन पॉक्स में कि जो आपको लीजन होगा उसके जो मार्क बनते हैं, निशान बनते हैं, वो चले जाते हैं। लेकिन मंकी पॉक्स यानी स्मॉल पॉक्स के अंदर थोड़े से लंबे होते हैं। और स्मॉल पॉक्स में लाइफ लॉन्ग होता है। प्रॉब्लम उसके अंदर सबसे ज़्यादा है कि अगर इन्वॉल्वमेंट ऑफ आईज या कॉर्निया होता है, आंख में अगर इन्वॉल्वमेंट हो जाए तो वो अंधा हो सकता है। ये खतरा बना हुआ है। अगर उसके ब्रेन के अंदर वायरस जाता है या इन्फेक्शन करता है तो उसमें उसको एन्सेफलाइटिस होता है, वो एक खतरनाक है। या फिर उसका लंग इन्वॉल्व हो जाए तो वो खतरनाक है। तो ये ऐसे कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर इन्फेक्शन हो तो उसका खतरा कई गुना बढ़ जाता है। तो जैसे आपने पूछा चिकन पॉक्स और इसमें कैसे फर्क पड़ेगा, तो इंटरेस्टिंग फाइंडिंग ये है कि अगर उसको फेस से शुरू हुआ तो उसके शरीर में दाने दाने फैलना शुरू होते हैं। और इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि हाथ में उसके दाने होंगे, हाथ या सोल जो हमारा नीचे का तलवा है पाँव के नीचे, उसमें दाने होंगे। यूजली आपको चिकन पॉक्स में हाथों के ऊपर दाने नहीं होते। दूसरा जो डिस्टिंक्टिव फीचर है वो है लिम्फ नोड। तो आप अगर छुएंगे तो दर्द वाले आपको गांठें नजर आएंगी, तो वो इंडिकेट करता है कि ये एक्चुअली मंकी पॉक्स है। जी डॉक्टर साहब, जिन लोगों को पहले स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन लग चुकी है, क्या उन लोगों को इस मंकी पॉक्स बीमारी से सुरक्षा रहेगी? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। एक्चुअली ये देखा गया कि एक पॉक्स वायरस के इन्फेक्शन से दूसरे पॉक्स वायरस के अगेंस्ट में हमारे एंटीबॉडीज बन जाते हैं, उससे प्रोटेक्शन हो जाती है। और यही रीजन है कि जब स्मॉल पॉक्स बहुत प्रॉब्लमेटिक थी तो एडवर्ड जेनर ने जो पॉक्स दूसरे जो काउ पॉक्स है उस वायरस को यूज करके और वैक्सीन बनाई और वो बहुत ही सक्सेसफुल हुई। तो उसी पैटर्न पर हमने देखा कि जो लोग स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन ले चुके हैं उनको मंकी पॉक्स होने के चांसेस ना के बराबर हैं, क्योंकि ये क्रॉस प्रोटेक्शन देता है। तो जो लोग 80 से पहले 1980 से पहले पैदा हुए थे इंडिया के अंदर या वर्ल्ड के अंदर कहीं भी, तो उनको स्मॉल पॉक्स लगाते थे। हर देश में ये कंपलसरी था, लेकिन उसके इरेडिकेशन के बाद में बंद हो गया। तो 80 के दशक के बाद में जिन लोगों की जन्म हुआ है उनको रिस्क है, बाकियों के इतना रिस्क नहीं है। तो ये अच्छी बात है कि हमारे ओल्डर ग्रुप है वो काफी सेफ हैं। और जो यंगर ग्रुप है
उसको हम वैक्सीन अगर बनेगी, अगर इसका रिस्क बढ़ेगा और गवर्नमेंट ने इसको बनाना शुरू किया तो डेफिनेटली इन लोगों को लगाने की जरूरत है जो रिस्क में है, जो 80 के बाद में पैदा हुए। और डॉक्टर साहब, जिन लोगों को चिकन पॉक्स हो चुका है, क्या वो लोग भी इससे सेफ रहेंगे क्या? बिल्कुल, जो चिकन पॉक्स जिसको हुआ है उसको भी चांसेस हैं कि उसको जो ट्रांसमिशन है वो कम हो और उससे आप प्रोटेक्शन मिले। वही है कि एक बार चिकन पॉक्स हुआ या एक बार मंकी पॉक्स हुआ तो उसके दोबारा होने के चांसेस भी काफ़ी कम है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि ये क्या उतना ही खतरनाक है जितना चिकन पॉक्स या स्मॉल पॉक्स। तो उस केस में मैं कहूँगा कि 100 लोगों को अगर इन्फेक्शन होता है तो इसमें जो डेथ या मोर्टेलिटी रेट है वो हमारी 3% से या 2% से 6% तक होती है। तो कहना चाहिए हमारा कोरोना वायरस के मोर्टेलिटी से कई गुना ज़्यादा है। हमारा अभी भी कोरोना की जो मोर्टेलिटी है वो करीब एक से कम रही है, एक के आसपास रही है, लेकिन इसमें मोर्टेलिटी ज़्यादा है। पर ये मुझे लगता है कि यंग पॉपुलेशन में ज़्यादा रहेगी मोर्टेलिटी एज कम्पेयर टू ओल्डर पॉपुलेशन। क्या डॉक्टर साहब, ये मंकी पॉक्स जैसा आपने बताया कि अपने आप ठीक हो जाता है, लेकिन क्या अस्पताल में भर्ती होने की नौबत भी आ सकती है क्या इसमें? बिल्कुल, बिल्कुल आ सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कॉम्प्लिकेशन अगर होते हैं या फिर कोई ऑलरेडी डायबिटिक है या उसको टीबी है या फिर और कोई बीमारियां हैं और साथ में ये इन्फेक्शन हो जाए तो निमोनिया या इंसेफेलाइटिस या ये चीज़ें आँखों का इन्वॉल्वमेंट हो जाए तो उसको इमीडिएटली एडमिट करना ज़रूरी है। उसकी देख-रेख करना ज़रूरी है क्योंकि अगर वो आँख में जैसे इन्फेक्शन होता है तो कॉर्निया के डैमेज होने के चांसेस होते हैं तो उसको प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। तो हमें ज़रूरत पड़ेगी ऐसे सीरियस पेशेंट को एडमिट करने के लिए। सारे पेशेंट को एडमिट करने की ज़रूरत नहीं है एंड मोस्टली जो रैशेस होते हैं वो अपने आप ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर हमारे लोगों को पता हो कि उनको हम कैसे ठीक करेंगे, सबसे पहली बात कि जो रैश होंगे उनको आप उतारने की कोशिश नहीं करेंगे। उनको है ना छीलने की या उतारने की कोशिश ना करें। बहुत ही साफ कपड़े से उसको ढक के रखना है और हमें नॉर्मल नहाना है, उसको घिसना नहीं है शरीर को साबुन लगा के बहुत तेजी से घिसना नहीं है, सिर्फ आपको सिंपल बात करना है। तो अगर रैशेस का हम केयर करते हैं तो डेफिनेटली कम प्रॉब्लम होगी। जी डॉक्टर साहब, वैसे तो आप जिक्र कर चुके हैं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि लंबे समय से जो लोग कोविड अनुरूप व्यवहार का पालन कर रहे हैं, क्या उनकी ये आदत मंकी पॉक्स से भी उन्हें सुरक्षा देगी? बहुत अच्छा आपने स्टार्टिंग में कहा था कि अगर वो आदत हमने बना ली है और हम रेगुलरली जो भीड़ भाड़ वाली जगह है जहाँ पर बहुत सारे लोग हैं उनको अवॉइड करते हैं, हॉस्पिटल में नहीं जाते अननेसेसरी लोग, हॉस्पिटल में देखने के लिए आते हैं, हमारे समाज में इस तरह की चीज़ें हैं कि वो तो उसको अवॉइड करें। शादी ब्याहों के अंदर कम भीड़ हो, जो बहुत ही जैसे मेट्रो है या बसेस हैं उसमें चांसेस होते हैं तो अपना हाथ बार-बार धोते रहें या सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपना मुँह, हाथ जब आप घर जाते हैं तो सारे कपड़े बदल कर फिर आप घर के अंदर या घर में और दूसरे लोगों से मिलें, जो बाहर के कपड़े बाहर रखें। तो ये जो सारे प्रिकॉशन जो हमने कोविड में अपनाए हैं, अगर हम अपनाएँ तो ट्रांसमिशन हमारी कम्युनिटी के अंदर बहुत ही कम चांसेस हैं कि वो होगा। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए और इतनी उपयोगी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे सुना। जी, तो कोरोना को हराना है कि आज के एपिसोड में इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और विज्ञान से जुड़े रोचक कार्यक्रमों और विश्वसनीय जानकारियों के लिए देखते रहिए इंडिया साइंस चैनल। नमस्कार।